इधर देखो, पहला है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये भी शायद आप लोगों ने फिजिक्स वालों ने तो कर ही रखा है, कॉमर्स वालों ने शायद नहीं करा है ना, क्योंकि इन्होंने वेक्टर करा ही नहीं आज तक, क्योंकि 11th में भी नहीं था। मान लीजिए ए के वेक्टर है ए और ए के वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर मीन्स जो भी आएगा वो एक वैल्यू आएगी, उसमें वेक्टर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ही होगा उसका, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम इससे नोट करते हैं डॉट से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की नाम है। तो ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ऐसे समझो इसको, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, जैसे हमारी ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, कोई एक्स 3 डायमेंशनल फिगर बना दी। ये याद रखने की चीज़ है कि जो एक्स एक्सिस है उसका कंपोनेंट वेक्टर वो क्या होता है, आई कैप, इसको बोलते हैं आई कैप। वेक्टर ही है ये, लेकिन यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ये सब चीज़ याद रखना बिल्कुल जो बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब लेंथ उसकी 1 यूनिट की हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैप लगाकर। वैसे तो आई है ना, लेकिन अगर हम इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, आई कैप से। या अगर मैंने ए बी वेक्टर ले रखा है, मान लो ये वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा। या मैंने ए वेक्टर लिखा है तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूँगा, जिसके ऊपर कैप लगा दो, समझ लो उसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो इसका आई कैप होता है, इसका कंपोनेंट वेक्टर जे कैप होता है, इसका कंपोनेंट वेक्टर के कैप होता है। अब मान लो सपोज यहाँ कोई वेक्टर है जो ए बी सी पॉइंट है, ये पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर ओ से ए तक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ओ ए कैप ऐसे लिखेंगे, ओ ए। ठीक है, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, और इसको कैसे लिखेंगे हम, ए ये पॉइंट, इसके साथ आई, क्योंकि ये x की वैल्यू है, y की है, z की वैल्यू है। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस पॉइंट के साथ हम इसका कंपोनेंट वेक्टर लगाएंगे, ए आई बी जे सी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको हम ओरिजिन से लेंगे, ओ ए या ओ बी या ओ सी। समझ में आ गई बात, कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट अपनी जगह है, जो तुम 3D में करते थे या 2D में करते थे, और उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। सेम बात है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी सीखो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लो वेक्टर है ए आई बी जे सी के, इसका मैग्नीट्यूड तो हम डिनोट करते हैं इससे, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, आई नहीं लेना, जे नहीं लेना, के नहीं लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे करते थे, मैग्नीट्यूड
ए प्लस आयोटा बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर। तो वही ऐसे ही यहाँ पे भी समझ लो, वैसे उससे कोई रिलेशन नहीं है और वैसे ही याद कराने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब सपोज करो कोई वेक्टर होता है 2i प्लस 3j प्लस 4j, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करूँगा 4 प्लस 9 प्लस 16 सबका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 20 13 और 16 29 का होगा। तो ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकला है। ठीक, अब किसी भी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैसे करेंगे हम? मान लो यही वेक्टर है मेरा, ये मेरा वेक्टर ए है 2i 3j 4k, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब वेक्टर तो लंबाई उसकी √29 है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस इतना पार्ट ले लूँ उसका वेक्टर का जिससे उसकी मैग्नीट्यूड या लंबाई 1 यूनिट रह जाए। समझ रहे हो? किसी भी वेक्टर का तो लेंथ हम निकाल ही लेते हैं ना मैग्नीट्यूड से, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसकी लेंथ 1 यूनिट ही रह जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ए कैप निकालना होगा, तो मैं वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा, और वेक्टर ए क्या करूँ 2i 3j 4k, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था √29, तो मैंने इसको भी √29 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको। अब जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों 1 आ जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो 4/29, इसका स्क्वायर करोगे कितना, और इसको स्क्वायर करोगे 29, तो 29/29 कितना होगा? बात समझ में आ रही? तो किसी भी यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो है क्या ये, मैंने बता दिया आपको कि वेक्टर की लंबाई कितनी भी हो सकती है, हम उसको रिड्यूस करके 1 यूनिट पे ला देंगे, 1 यूनिट क्या करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये चीज़ एक बार फटाफट लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर की ये हेड होता है और ये टेल होते हैं उसके, ठीक है। तो ये गया, उसके बाद फिर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, अगर तीनों को एक ही डायरेक्शन में भी ले लूँ एरोज को, तो सबका सम मतलब OA प्लस AB प्लस BO ये किसके बराबर होगा? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा सुल्टा नहीं लिख देना, अगर डायरेक्शन एरो बना रखा है उस डायरेक्शन में लिखना OA AB BO। अब अगर मेरे को BA बनाना है, AB निकालना है, AB वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा माइनस BO माइनस OA, है ना? समझ आ गई थी बात? नहीं, अब किसी डायरेक्शन को अगर मैं उल्टा लिख दूँ, जैसे ये BO लिख रखा है, अगर मैं इसकी जगह OB लिख दूँ तो इसके आगे जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। कैसे? मान लो ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो ये तो ठीक है इतना ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको BO लिखूंगा तो क्या लिखूंगा माइनस BO, उल्टा डायरेक्शन बदल गई ना, तो डायरेक्शन ये शो कर रही है नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर, ठीक। तो मैंने इस माइनस BO को क्या लिख दिया OB माइनस OA, इसका मतलब क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो AB वेक्टर को जब भी हमें निकालना है, कोई भी वेक्टर हमें दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B लेंगे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A लेंगे। ये अब ये याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत बार बार यूज होगी चीज़, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AB वेक्टर।
समझाई कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसका कंपोनेंट वेक्टर आई, इसका जे और जेड का के। अब अलग अलग बुक्स में इन एक्सिस को अलग अलग ले लेते हैं। ये मत सोचना कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ फिक्स, कोई फिक्स नहीं है, किसी को ही ले लेते हैं। वो ये वाई को यहाँ ले लेंगे, जेड यहाँ ले लेंगे, एक्स यहाँ ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 एक्सिस लिए हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपको पता है। कमरे का जो कोना होता है ना, वो यही एक्सिस ही है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। तो अगर हम इन वेक्टर्स में ये लगाएं कि भाई आई डॉट जे कितना होगा, अगर एक वेक्टर आई है, एक वेक्टर जे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें हैं, तो क्या आना चाहिए? देखो, ये आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस के बीच में एंगल क्या है, और कॉस 90 क्या होता है, ये भी 1 × 1 × 0, तो मतलब क्या आ गया आंसर 0। ऐसे किसी भी दो कॉम्पोनेंट वेक्टर्स के बीच में आई डॉट जे डॉट के, ये भी 0, आई डॉट के, ये भी 0 होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो। अब इससे हमने क्या पता लगाया कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0। ये याद रखना है, ठीक है। लिखो इसको फटाफट से, उसे सोच के जो है डरना शुरू करते हैं ना, जब भी गड़बड़ होता है। अब आई डॉट आई हो, आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई, वो क्या होगा 1। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वेक्टर होगा, एंगल होगा, वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा तो इसको करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, और कॉस ऑफ 0, ये भी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, इसका 1, क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सब 1 होते हैं, ऐसे आएगा, ठीक है। अब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है। तो ये भी आप याद रखो कि दिस इज इक्वल टू दिस। वेक्टर में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फिर ये जो वेक्टर डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, ये प्लस एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे। मतलब ये डॉट जो है इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसे ही माइनस के साथ भी होता है, अगर बी माइनस सी हो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ठीक। तो ये याद रखना है आपने, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर मान लो ए डॉट के बी ऐसा कोई वेक्टर आ जाए जिस जो किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड, वेयर के इज सम स्केलर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये के बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट? पहले डॉट प्रोडक्ट किसी में ए डॉट बी निकालना है। मान लो एक वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k और एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, मान लो ये निकालना है। अब अगर हम इसको लंबा लंबा करने लगे तो जैसे दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते है ना। अगर ये ऐसा कोई चीज़ आ जाए मेरे पास, तीन क्वांटिटीज़ को तीन क्वांटिटी के साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता है, इसके साथ इसको करता है, इसके साथ इसको 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 ऐसे करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, आई डॉट जे जो है वो 0 होता है, आई डॉट के जो है वो 0 होता है। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें, केवल इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 है, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, तो ये हो गया 18 2 20, ये ए डॉट भी आ गया। तो आपको कुछ खास नहीं करना है ना, आई जे को नहीं लिखना, आई जे के को नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लो आपस में और आपके पास ए डॉट भी आ जाएगा। और ये हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी।
डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, मैग्नीट्यूड होगा केवल इसके अंदर। ठीक है, ए डॉट बी ऐसे निकाल उतार तो फटाफट इसको। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, मतलब इसकी टेल और इसकी टेल मिली हुई होनी चाहिए। हेड शुड बी मूविंग अपार्ट, ऐसे जाना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो फिर इनके बीच में एंगल थीटा नहीं होगा। तो कैसे निकालूंगा मैं इसको? मैं नीचे एक्सटेंड कर लूँगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे कर लूँगा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों के बीच में वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? पाई माइनस। समझ आ गया? ये गलती नहीं करते ना कई बच्चे, अभी हम क्वाड्रिलेटरल वगैरह या ट्राइंगल के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं पता होता जिन बच्चों को क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है, जब भी एंगल लेना है कोई भी तो ऐसे चलना चाहिए वेक्टर, दोनों की टेल मिली हुई होनी चाहिए, हेड दूर होनी चाहिए एक दूसरे से, हेड टेल ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब निकालते कैसे हैं वो तो तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला दिया मैंने अभी, क्या दिया? ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा निकालना है तो इसका मतलब ए डॉट बी को ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड से, तो ये इसी फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूला है उसी से लिखते हैं, उसमें चलो अनोखा काम नहीं करते। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ताकि तुम्हें समझ में भी आए। अब ये कंसेप्ट जो है ना ज़्यादातर जो आएगा वहाँ पर आएगा ये यूज जब हमें ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और दो वेक्टर्स के बीच में कहेंगे भी इनके दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल के दिखाओ क्या एंगल है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे क्या कह रहा हूँ। पर ये कंसेप्ट याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, वैसे तो कोई वेक्टर दे रखा होगा उसकी डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं होती। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, उसकी डायरेक्शन मुझे क्या पता कि इधर वो चल रहा होगा, वो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, ये नहीं पता। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो वेक्टर के एंगल कह रहा है तो वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे होंगे। जैसे मान लो मेरे को दिया उसने वेक्टर ए, सपोज करो आई माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी दे दिया 3i माइनस 2j प्लस k, मान लो ये दे दिया। कह रहा है भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल के क्या, तो हम ये मान के चलेंगे कि जैसा हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि वही है, बस यहाँ डालना है मुझे इसमें। कॉस थीटा निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है पहले 1 into 3 प्लस -2 into -2 प्लस 3 into 1 अपॉन ए मैग्नीट्यूड होगा 1 + 4 + 9 और वो होगा 9 + 4 + 1, तो सेम ही हो गए। तो ये हो गए 3 + 4 + 3 मतलब 10 और नीचे कितना हो गया 14, तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 7। तो ये थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 5 ये एंगल आ गया। इस तरह से निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसने दिया हमें, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए दे दिया उसने 2i प्लस λj प्लस k एंड बी वेक्टर दे दिया हमें i माइनस 2j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा आराम से। जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका, ए डॉट बी शुड बी, या लिख दो ए डॉट बी शुड बी 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 0, तो 2 लैम्डा हो गया 5 और लैम्डा कितना आ गया
जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जब आप समझ में आएगा कैसे करना है। क्वेश्चन मिटा दूं? If I plus j plus k 2i plus 5j 3i plus 2j minus 3k and I minus 6j minus k respectively are the position vectors of points A, B, C and D, then find the angle between the straight lines AB and CD. ठीक है, चार पॉइंट्स दे दिए A, B, C, D। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। अब पॉइंट जब वेक्टर की फॉर्म में होता है तो उसको क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो इसको क्या कहेंगे? OA, OB, OC, और क्योंकि उसने क्या बोला था? These are the respective position vectors of points A, B, C, D। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 1 1 1, ये पॉइंट है, लेकिन जब इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी OB। अब इसका पॉइंट क्या होता है? 2 5 0, ये है ही नहीं इसमें। इसका पॉइंट क्या होता है? 3 2 -3। अभी लिखना नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं इसकी लिखने की, इसलिए समझा रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये तो पॉइंट्स है A, B, C, D। अब इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसको क्या लिखूंगा? OA, OB, OC, OD। अब मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है और एक सी डी वेक्टर निकालना है। बोला उसने बिटवीन स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी निकालने के लिए अभी मैंने बताया था आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अभी हमने एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन से करा था ये। अगले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पिछले वाले का पोजीशन। ऐसे अगर सी डी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ओ डी माइनस ओ सी, ऐसे निकालना है। अब आपके पास ओ बी भी है, ओ ए भी है, ओ सी भी है, ओ डी है, सब कुछ है आपके पास, बहुत आसान है। ओ बी क्या है हमारे पास? 2i प्लस 5j, और ओ ए क्या है हमारे पास? -i माइनस j माइनस, तो ये हो जाएगा i प्लस 4j माइनस के, i प्लस 4j माइनस ओ डी माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3, इसमें से ओ डी माइनस ओ सी, तो ये कर दिया हमने, तो आया -2i माइनस 8j प्लस 2। अब आपके पास दोनों वेक्टर्स आ गए, ए बी भी आ गया और सी डी भी आ गया। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम जैसे पहले करा था। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा? -2 -4 सॉरी -2 -32 और -2 अपॉन 1 + 16 + 1 और इसका 4 + 64 + 4, तो कितना आ गया बच्चों? ये 34 36 -36, और ये कितना हो गया? √18, और ये कितना हो गया? 72 का मतलब 2√18 है ना। तो ये कितना हो गया? -36 अपॉन 2 × 18, तो 18 × 2 = 36, -1 आ गया। अब cos थीटा -1 कहाँ होता है? cos फाई पर या 180। थीटा कितना आ गया जी? एंगल बिटवीन द इमेज।
ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड दे रखा है, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और ए डॉट भी दे रखा है 8 और एंगल बिटवीन देम इज 60। फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 60 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी, ऐसे होता है ना। ये दे रखा है आपको cos 60 और ये आपको ए डॉट बी दे रखा है 8, और ये ए मैग्नीट्यूड और ये भी ए मैग्नीट्यूड ही लिख लो इसको, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो cos 60 होता है 1/2, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ए मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4, प्लस माइनस नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड है सिर्फ प्लस का है, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 4 हो गया। एक वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, इसका कंपोनेंट वेक्टर आई, इसका जे, इसका के, इसके साथ एंगल अल्फा बनाता है, इसके साथ एंगल बीटा बनाता है, इसके साथ एंगल गामा बनाता है। ठीक है, ये वेक्टर बेटा सीधा वेक्टर नाम से इसको अंदर रखो, मुझे पता है ड्यूटी इसको अंदर रखो, पढ़ाई पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर तेरे 40 ही आए मुझे पता है, 100 में से गया 50 में से बोर्ड में पढ़ता तो यही नहीं, दिमाग का जो है कचरा बना रखा है, बहुत सारा है सामान इसके अंदर, भगवान ने अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा जी हमारा, अब मेरे को मान लो cos अल्फा निकालना है, सपोज करो क्या निकालना है cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आई के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, और फिर इसका नीचे मैग्नीट्यूड तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सीधा कैसे भी लिख सकते हैं एक्स जो भी इसका नाम था आर, मान लो आर ले लेता हूँ उसको, मान लो मैंने ये ले लिया, आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे भी लिख सकता हूँ उसको। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा एक्स ऊपर, इसके साथ 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0, और नीचे क्या है आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है cos अल्फा, तो मतलब हमने x का निकाल दिया, ये देखो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, x क्या आ गया मेरा आर मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा। अब हम वेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो क्या निकाल रहे हैं, वो वेक्टर निकाल रहे हैं, आर वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हमें एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बना रहा है, उसकी हेल्प से हम वो वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और कुछ नहीं हमारे पास। ठीक है, तो वहीं अप्लाई करना है जहाँ किसी वेक्टर के साथ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल दे रखा है, वहाँ इसको अप्लाई करना है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर cos बीटा निकालूँ मैं तो क्या आएगा, इसके साथ जे आ जाएगा, ये वाले वेक्टर के साथ डॉट जे, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट जे, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये वन हो जाएगा, वन का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा है ना जे का, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा वाई अपॉन ऐसे आ जाएगा, तो वाई क्या आ गया ऐसे आ गया, ये दूसरा आ गया, ऐसे ही जेड क्या आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, ये तीसरा आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर के रख दूंगा तो यहाँ जेड आ जाएगा, और नीचे ऐसे आ जाएगा, तो अब मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ,
आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर मैग्नीट्यूड तो तीनों में कॉमन है तो उसको तो बाहर निकाल देता हूँ, कॉस एल्फा इंटू आई कॉस बीटा इंटू जे कॉस गामा इंटू, ये मेरा आर वेक्टर आ गया। ठीक है, आर वेक्टर आ गया मेरा ये, जिसमें एल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सारे। ठीक है सर, तो इसको याद रखना है आपको, याद कर लेना इसको। आर वेक्टर में हमारे पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड, इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड होता है और इसका स्क्वायर कर दूँ अगर मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और वाई की भी दे रखी है, जेड की भी दे रखी है, तीनों में डाल तो क्या आएगा देखो, आर मॉडुलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर प्लस आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर, आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के। अब आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन लो और काट दो, काट सकते हो ना, तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, इसको काट दिए बन गए 1, तो इसका मतलब हमारे क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, ये वाली भी है, दो अच्छे से याद रखना। ये भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक यूनिट वेक्टर है ए, जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा 1। तो वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने अभी मैंने बताया था आपको, कॉस एल्फा इंटू आई कॉस बीटा इंटू जे कॉस गामा इंटू, ये लिखवाया अभी मैंने। अब ये तो 1 ही हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो आपके पास वेक्टर ए क्या होना चाहिए, कॉस पाई बाई 4 आई कॉस पाई बाई 3 जे कॉस थीटा के, ये मेरा वेक्टर ए आना चाहिए, है ना। लेकिन थीटा तो है नहीं मेरे पास, इसलिए वेक्टर आएगा नहीं। तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन रह जाती है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये भी हम डिराइव करें, यहाँ वैल्यू डालो, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 ही आ जाएगा, है ना, 1/4 ही आया ना। तो कॉस थीटा कितना हो गया 1/2 का होता है पाई बाई 3। देख लो एक बार ठीक कर रहा है ना, 4 - 2 - 1 4 - 3 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब ये क्योंकि देखो स्क्वायर करा था तो प्लस माइनस आ सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्यूट एंगल दे रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव वाला लिया। एक्यूट में लेसर देन 90 में कॉस की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। अगर ये ऑब्ट्यूज दे देता है यहाँ पर तो फिर मैं -1/2 लेता। समझ में आ गई बात, ये वैसे नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस का लिया मैंने, माइनस का नहीं लिया। अब आपको यहाँ डालना है बस, तो एंगल तो आ ही गया थीटा, तो थीटा कितना आ गया π/3, ये तो प्रूव हो गया, मतलब निकाल दिया हमने। अब वेक्टर ये क्या आएगा मेरा, ये हो गया 1/√2 आई, ये हो गया 1/2 जे और ये भी हो गया 1/2। ठीक, ये वेक्टर आ गया। और मेरे से क्या निकलवाया उसने, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिससे मिलकर वेक्टर बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना, लिखने मतलब वो सुनो मेरी बात ध्यान से। कार तो कार है, लेकिन कार के कंपोनेंट्स क्या हैं, जो जो जिससे मिलके वो बनी हुई है।
अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊँ तो लंबी से एक लिस्ट बन जाएगी भाई, इसी चीज़ से बनी हुई है। ऐसे ही ये वेक्टर 3 चीज़ों से बना हुआ है। तो कंपोनेंट पूछा है उसने, तो कंपोनेंट लिखते वक्त आप कैसे लिखोगे इसको? ऐसे, इसके 3 कंपोनेंट है ये, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। तो कंपोनेंट मांगे तो ऐसे लिखना उसको। चलो लिख लो फटाफट। तो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, वेक्टर डी निकालना है। और वेक्टर डी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। और एक कंडीशन ये दे रखी है डी डॉट सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लेट वेक्टर डी जो है वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी, नहीं ये नहीं लिखा, कुछ और ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड लेता हूँ, क्योंकि ए बी सी दे रखा है, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन दे रखी है? तो डी डॉट ए 0, एक डी डॉट बी 0, क्यों? क्योंकि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। ठीक है, और एक दे रखी है डी डॉट सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब देखो इसको डी डॉट ए करोगे तो क्या आएगा? 4x 5y माइनस जेड ए 0। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। और डी डॉट सी करोगे तो आएगा 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 20। ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालनी है इसको देखना है ध्यान से। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको हम जैसे क्लास 10th में एक मेथड करा था हमने, जिसको बोलते थे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे सॉल्व नहीं होगा ये, वैसे सॉल्व करने के लिए लंबा चला जाओगे बहुत ज़्यादा। क्या करोगे, कैसे करोगे? वैसे अगर नहीं आता हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे? पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, एक वेरिएबल को काटोगे। जैसे मान लो ये 5z है, तो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, 5z कट जाएगा, x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे फिर इसको सॉल्व कर लो, उसमें से भी z गायब कर दूँगा, है ना। और फिर 2 इक्वेशन आ जाएंगी x y में, फिर उनको सॉल्व करो, x y निकलेगा, फिर z पे डालो उसमें, तब z लंबा हो जाएगा। अब एक मेथड मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में शायद पता नहीं सिखाया कि नहीं, तुम्हें सिखाया, ध्यान नहीं है? मैट्रिक्स से करोगे? मैट्रिक्स से भी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले सुन लो ना मैंने कैसे करवाया था, ये नहीं कराया तो आप सीख लो उसको कोई बात नहीं। कैसे सीखना है, क्या किस में लगेगा? पहली बात तो ये है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केवल जब लगेगा जब 2 इक्वेशन में एक्स वाई जेड हो और कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट नहीं हो, या एक्स और वाई हो और कांस्टेंट हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लग सकता, इन दो में लग सकता। ठीक है, तो अब कैसे लगेगा देखो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसे लिखते हैं इसको हम। हमें जब टीचर ने सिखाया था तो हमें उसने बताया था 2312 मेथड, इसका नाम क्या है? 2312। कैसे बता देते हैं। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। एक्स वाई जेड, ये पहली, एक्स पहले लिखा है, फिर वाई लिखा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी। अब यानी को 2 3 1 2 2 3 1 2 2312। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखो या दोनों इक्वेशन की, जिनको सॉल्व करना है मुझे। सेकंड नंबर पे क्या आ रहे हैं? 5 और -4। थर्ड पे क्या आ रहे हैं? -1 और 5। और 1 पे क्या आ रहे हैं? 4 और 1। और 2 पे फिर 5 और -। कितनी बार समझ आ गई? ये नंबर याद रखना 2312। ठीक है, हम इसको BCAB से भी लिख देते हैं, BCAB, है ना, BCAB। B मतलब सेकंड नंबर, C मतलब थर्ड नंबर, A मतलब फर्स्ट नंबर, और फिर से दोबारा से सेकंड नंबर। तो 2312 याद कर लो, बहुत बढ़िया। अब x लिखा, x के नीचे क्या लिखना है मुझे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, ये x के नीचे आ गया। ऐसे अगले के लिए करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1 और -20, ऐसे डाउन एरो माइनस अप एरो, -16 और -5, ऐसे। और इसको अब
x के नीचे आ गया 21, y के नीचे आ गया -21 और z के नीचे आ गया -21। अब ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गए, तो जो कॉमन है उसको काट सकते हो। तो ये क्या आ सकता है, x/1 y/-1 z/-1। लेकिन अभी x बाई z की वैल्यू नहीं आई, ये समझ में आ गया इतना, ये तो आसान सा है। तो हमने क्या करा, इसको लैम्डा ले लिया, लेट दिस बी प्रोपोर्शनल नंबर है, तो कोई ना कोई कॉमन तो होगा ना यहाँ पर। तो ये x क्या हो जाएगा लैम्डा, y क्या हो गया माइनस लैम्डा और z क्या हो गया माइनस लैम्डा। ये तीनों वैल्यू निकल गई। अब मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ डालता हूँ इसकी वैल्यूज को, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 21। ये कट गया, लैम्डा कितना आ गया 7, x कितना आ गया 7, y कितना आ गया -7, z कितना आ गया -7। यहाँ डाल दिया। अब इस सब को उठाया, कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। तो मेरा डी वेक्टर क्या आ गया, व्हाट इज माय डी वेक्टर, 7i 7j और माइनस, ये मेरा डी वेक्टर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, छोटी सी उसमें कैलकुलेशन में काम हो जाता है। कर लो, इसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो दोबारा से। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड निकालना है, ये दे रखा है। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है जो समझाऊंगा। अब हमने पढ़ रखा है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं कम्यूटेटिव में, ये कट जाएगा। ए डॉट ए खुद को खुद के वेक्टर से हम करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना है ना, करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। ये है हाँ, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, करके देख लो अभी, उसमें क्या बात है। अब जब एक्स आई वाई जे जेड के को एक्स आई वाई जे जेड के साथ वो करोगे, डॉट करोगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो क्या है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये क्या है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ये 27 के बराबर आ गया। और आपको ए मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी रखा है, तो इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ। तो आ जाएगा 4 बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ गया 9, बी मैग्नीट्यूड का आ गया 3 और ए मैग्नीट्यूड का आ गया 6। और चीज़ें आ गई, इतना ही करेंगे। बेटा पेन गिर गया नीचे।